The golden age of America begins right now. America's 20th, 2025 is Liberation Day. In everything we do, my administration will be inspired. और दोस्तों, अमेरिका में अक्टूबर नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीट हुआ था और 20 जनवरी को जो है रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। और यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वह जो है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट को ही शो कर रहा है। यहाँ पर 312 जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, लेकिन कमला हैरिस को वहीं पर 226 इलेक्टोरल कॉलेज मिला था। जैसे अपने यहाँ सीट कहा जाता है कि हमारे यहाँ 226 सीट मिला या 312 सीट मिला, लेकिन इसी प्रकार यहाँ पर अमेरिका में जो है इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो जो 312 इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये प्रेसिडेंट अर्थात जो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको मिला है, और वहीं पर 226 जो है इलेक्टोरल कॉलेज ये कमला हैरिस को मिला है, जो कि इनके डोनाल्ड ट्रंप के अपोनेंट के रूप में थी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 49.9% जो है रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको मिला था, लेकिन यहाँ पर इनको कमला हैरिस जी को 48.4% मिला था। लगभग 1.5% का ही अंतर दिखने को मिलेगा। जो वोट परसेंटेज है उसमें केवल 1.5% का ही अंतर है, लेकिन अगर सीट में देखा जाए तो 226 और 312 ये काफी अंतर दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे तो आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इतना बड़ा महत्व क्यों है और क्यों इसको जो है पूरे विश्व भर में लोग देख रहे हैं। इसके लिए अमेरिका के लिए कहा जाता है कि व्हेन द अमेरिका स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेज कोल्ड। इसका मतलब यह है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरे विश्व भर के देश को जो है वो ये कहें कोल्ड हो जाता है। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर वहां पर छोटा परिवर्तन आता है तो पूरे विश्व में भी उसका जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि यूएसए फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 से 2009 में जो आया था वहां पर, जिसको 2008 का ही फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। इस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरा विश्व को जो है ये प्रभावित किया था। इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझना जरूरी है। और ये एक तरह से देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये एक तरह से हिस्टोरिक विन है, और ये जो इनका सेकेंड टर्म है, क्योंकि इससे पहले या 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी यहाँ पर राष्ट्रपति रहे हैं, और इससे पहले जो थे जो बाइडेन जी वो 46वें राष्ट्रपति थे, और फिर से 47वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ जो ट्रंप जी आए हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये देखा जाए तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है ये सेकेंड ऐसे राष्ट्रपति है। मतलब ये कि एक व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति रहा, फिर दूसरी बार हार गया, और फिर तीसरी बार अगर उठा तो फिर जीत गया, अर्थात एक बार बीच में गए है और दूसरी बार मतलब जीत जाता। तो इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म के रूप में ये जो है डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीते हैं। मतलब जैसे इन्होंने 45वें राष्ट्रपति ये खुद रहे, 46वें के रूप में जो बाइडेन थे, और 47वें के रूप में फिर से ये डोनाल्ड ट्रंप ही आए। लेकिन वही यहाँ पर लिखा गया कि इलेक्टेड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ये चुने गए हैं। और इसी प्रकार देखा जाए तो इससे पहले जो फर्स्ट जो गवर्नर एक तरह से ये थे प्रेसिडेंट थे नॉन कॉन्जिक्यूटिव के रूप में, तो वो थे ग्रोवर क्लीवलैंड जी, जो पहली बार इन्होंने 1885 से 1889 तक थे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म आया था अर्थात 89 से लेकर 1893 तक कोई एक दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में थे। ठीक, फिर दूसरी बार ये जब आए तो 1893 से लेकर 1897 तक थे। और इस प्रकार जो ग्रोवर क्लीवलैंड है यह 22वें राष्ट्रपति के रूप में थे, फिर 23वां कोई दूसरा था, और फिर 24वें राष्ट्रपति के रूप में था, अर्थात एक बार बीच में गैप था, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने एक बार जीतने के बाद दूसरी बार हारा और फिर तीसरी बार जीता, अर्थात नॉन कॉन्जिक्यूटिव रूप में ये थे। ठीक, लेकिन जब राष्ट्रपति की घोषणा होने से पहले या ये कहें कि ये शपथ ग्रहण करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे वादे करना शुरू कर दिया था, या ये कहना शुरू कर दिया कि जैसे ही हम जो पावर में आएंगे तो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो इसी क्रम में देखते हुए इन्होंने एक चीज कहा था कि हम जो है कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। 51वां राज्य का मतलब क्या है कि जो वर्तमान में अमेरिका है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसमें टोटल 50 राज्य हैं। वो टोटल 50 राज्यों का क्या एक तरह से फेडरल है, संघ है। ठीक, लेकिन अब एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो कनाडा है वो एक राष्ट्र के रूप में है, तो उसको भी हम चाहते हैं कि वो एक अमेरिका का ही राष्ट्र एक राज्य बन जाए। तो उसको 51वें राष्ट्र के रूप में बोल रहे थे। तो इसी को देखते हुए वहां पे जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो इस बात को समझते हुए उनको बहुत दबाव पड़ने लगा और उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा और रिजाइन देना पड़ा। हालांकि अभी वो इस पोस्ट पर बने हुए, वो तब तक इस पोस्ट पर रहेंगे जब तक कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री चुन करके नहीं आ जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, तो ये यहाँ पर मैप के द्वारा दिखाएं, जैसे ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यही अमेरिका है, और इस अमेरिका के ऊपर आप देखेंगे तो ये कनाडा है, और इस कनाडा को ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये बोल रहे हैं कि हम इसको 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। जैसे ये खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल 50 का स्टेट हैं, जैसे अपने भारत में 28 राज्य हैं, इसी प्रकार जो है कनाडा ये अमेरिका में जो है टोटल 50 राज्य हैं, और कनाडा को अगर ले लिया जाए तो 51 राज्य हो जाएगा। तो वह ये कह रहे हैं कि 51वें राज्य के रूप में कनाडा को हम क्या करना चाहते हैं, अपने में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये अभी यहीं तक नहीं रुके, बल्कि इन्होंने और भी आगे क्या बात कहा कि ये जो ग्रीनलैंड है और पनामा कैनाल, आगे इस पे डिस्कशन करेंगे कि जो ग्रीनलैंड है और पनामा कैनाल को भी क्या कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि उसको भी अपने उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको जो है अपने आप में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण किया है तो उन्होंने बहुत सारे साइन किए हैं, और उन साइन में जो अभी तक जो मेजर साइन है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने साइन किया है वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो है केवल 2 ही जेंडर अब कंसीडर किए जाएंगे। लिखे हैं यहाँ पर, देखिए कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांसजेंडर पर बड़ा ऐलान, बोले इसे सेना से बाहर करेंगे। अमेरिका विल हैव ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, अनाउंसेस ट्रंप। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जो है इससे पहले जैसे तीसरे जेंडर के रूप में जो ट्रांसजेंडर है उनको कंसीडर किया जाता था, या ये कहें कि एलजीबीटीक्यू एक ऐसा समुदाय है जो ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर का एक तरह से कहें विस्तृत रूप वो है। ठीक है, उसको कंसीडर किया जाता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके सख्त विरोधी हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग सेना में जाते हैं तो ये सेना इससे कमजोर होती है, या शिक्षा व्यवस्था में जाते हैं तो शिक्षा इससे कमजोर होती है, या ऐसे और भी क्षेत्रों में जहां पर भी ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन दोनों सेक्टर में कह रहे हैं कि इन दोनों से इनको क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, और केवल अमेरिका में केवल मात्र 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, तीसरा कोई जेंडर यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको ये खत्म करने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पर जो दूसरा इन्होंने डिसीजन लिया वो कहा है कि जो माइग्रेंट है इनको हम बाहर करेंगे, या ये कहें कि माइग्रेंट को रोकेंगे। माइग्रेंट का मतलब क्या है कि जो अमेरिका है वो उसके जो साउथ हिस्से में देखेंगे तो साउथ हिस्से में एक कंट्री जिसका नाम है मैक्सिको। इस मैक्सिको से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में एंट्री कर जाते हैं। ये मैक्सिको का बॉर्डर है, ये अमेरिका और ये मैक्सिको इधर, तो इस बॉर्डर यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बॉर्डर है, और इधर से लोग जो है इस साइड से लोग मैक्सिको से लोग जो है एंट्री कर जाते हैं किधर, अमेरिका की ओर। ठीक, तो जब अमेरिका की ओर एंट्री कर जाते हैं तो इसी को जो एंट्री करते हैं उन्हीं को इनकाउंटर यहाँ पर बोला जाता है कि माइग्रेंट इनकाउंटर्स राइज एट सदर्न यूएस बॉर्डर। तो ये सदर्न बॉर्डर है यहाँ पर, ये इनकाउंटर करने को, इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो माइग्रेंट नंबर एट द यूएस मैक्सिको बॉर्डर, यहाँ पर दो समय दिखाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है और यहाँ पर 2022 है, तो 2022 और 2023 में देखेंगे तो जो इनकाउंटर्स हुए हैं, जो आए मतलब यहाँ पर जो लोग मैक्सिको बॉर्डर से एंट्री किए हैं यूएसए की ओर, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो 2023 में फाइनेंशियल ईयर में है, लगभग आपको 2.5 मिलियन देखेंगे। 2.5 मिलियन का लगभग यहाँ पर 24 से 25 लाख जो है जनसंख्या लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इनकाउंटर किए हैं, अर्थात मैक्सिको से एंट्री किए हैं किधर, अमेरिका की ओर। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो इससे पहले जो 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस समय और जो बाइडेन थे, इस समय की इन दोनों को तुलना किया गया है कि कितना जो है इनकाउंटर किए गए हैं या कितने लोग आए हैं। मतलब जो लोग अगर इनकाउंटर मतलब आने की कोशिश भी किए हैं और वे अगर फिर वापस चले गए और फिर अगर आने की भी कोशिश किया, मतलब जो आने की कोशिश भी किया उसको भी इसमें काउंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप थे उस वाले क्रम में जो है इनकाउंटर बहुत कम हुए थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन का जब सरकार था 21 से 25 वाले टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकाउंटर की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई है। ठीक, यहीं पर दिखाया गया। तो ये कह रहा है कि सिंस जनवरी 2021 व्हेन जो बाइडेन केम टू ऑफिस देयर हैव बीन मोर देन 10 मिलियन इनकाउंटर्स, अबाउट 8 मिलियन केम ओवर द सदर्न लैंड बॉर्डर विथ मैक्सिको। इसका मतलब यह है कि जब जो बाइडेन की सरकार आई, जो बाइडेन की सरकार में लगभग 10 मिलियन जो है, 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग क्या किए थे, इनकाउंटर किए थे, और इस 1 करोड़ में जो है केवल 8 मिलियन अर्थात 80 लाख लोग जो है केवल सदर्न बॉर्डर जो मैक्सिको वाले क्षेत्र है उससे इनकाउंटर किया था। मतलब जो 2 मिलियन लोग हैं वो किसी और बॉर्डर से एंटर किए हैं, लेकिन जो 8 मिलियन है, जो 8 मिलियन एक बहुत बड़ी संख्या हो गई, अर्थात 80 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये 80 लाख लोग क्या किए थे,
सदर्न बॉर्डर से ही केवल एंट्री किए थे, जो मैक्सिको वाले बॉर्डर थे। ठीक, इसके साथ ही साथ देखेंगे तो जब अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उस समय केवल 2.4 मिलियन इनकाउंटर्स ही हुए थे। जब अमेरिका में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, जो 45वें राष्ट्रपति के रूप में जब वो थे, तो उस समय मात्र जो है 24 लाख ही लोग क्या किए थे, इनकाउंटर किए थे, या ये कहें कि आए थे या तो आने का प्रयास किए थे। ठीक है, इसके बाद देखें तो जो ट्रंप का अगला डिसीजन था वो था पनामा कैनाल पे क्या करना, अपना कंट्रोल करना, उनको ग्रहण लेने की बात कहे थे। तो पनामा कैनाल असल में क्या है, तो आप देखेंगे कि जब नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला एक एस्थमस है। एस्थमस का मतलब ये हो गया कि जो लैंड के पतले भाग से अगर दो महाद्वीपों को जोड़ा जाता है तो उस हिस्से को ही एस्थमस कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक पनामा एस्थमस के द्वारा जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका आपका, और ये हो गया साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को जिस एस्थमस के द्वारा जोड़े हैं उसका नाम है पनामा एस्थमस, चूंकि ये पनामा देश में आता है। तो जब अमेरिका को अपने एक हिस्से से, ये अमेरिका है, यही अमेरिका है, और इस अमेरिका को अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर व्यापार करना होता था तो अगर पनामा यहाँ पर ये कहीं पनामा कैनाल नहीं होता था तो इसको बहुत बड़ा यात्रा करके जाना पड़ता था। जैसे अगर ये चाहे कि सैन फ्रांसिस्को से अगर न्यूयॉर्क सिटी को जाए, ठीक, तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी में जाने के लिए इसको लगभग 20,900 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। अगर इधर से ऐसे घूम करके जाता था, मतलब कि इधर अमेरिका से होकर के पूरा साउथ अमेरिका को होकर के इधर घूमते हुए अगर जाएगा तो इसको लगभग 20,900 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ता था। लेकिन अगर यही पनामा कैनाल बन गया तो इसको मात्र जो है 8,370 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ता है। अर्थात सैन फ्रांसिस्को से अगर न्यूयॉर्क सिटी की जो दूरी हो गई ये केवल मात्र 8,370 किलोमीटर हो गया। अर्थात काफी लंबा डिस्टेंस जो है इसने इससे कवर कर लिया, कम हो गया। तो यह जो पनामा कैनाल है, इस पनामा कैनाल को ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो है इस पे चीन जो है अपना ये कहें कि अलग तरीके से यहाँ पर अधिकार करना चाहता है। ठीक, तो इसी को डोनाल्ड ट्रंप लेकर के बहुत सख्त है और ये कह रहे हैं कि पनामा कैनाल को जो है अब खुद हम अपने कंट्रोल में लेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि पनामा कैनाल जो बनाया गया था वो पनामा कैनाल को बनाने में जो है अमेरिका का ही था, तो पूरा अमेरिका ही इसको कंस्ट्रक्शन इसका कराया था। तो 1 अप्रैल 1914 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियल एक तरह से कंप्लीटेड माना गया था। बनना तो स्टार्ट हो गया था 1900 से पहले ही, 1900 या 1900 से पहले ही स्टार्ट हो गया था। ठीक, लेकिन इसको 14-15 साल का समय लगा था और ऑफिशियली एक तरह से देखा जाए जब कंप्लीट हुआ तो यह 1914 में जाकर के कंप्लीट हुआ। ठीक, उसके बाद जो अन्य देशों के लिए इसको खोला गया था तो वो 15 अगस्त 1914 को इसको फाइनली जो है अन्य देशों के लिए भी, मतलब अन्य देशों की जहाजें वहां से गुजर सकती हैं, उसके लिए भी खोला गया था। लेकिन ये जब किया यहाँ पर खोला गया, लेकिन स्टार्टिंग में इस पर कंट्रोल जो था अमेरिकन मिलिट्री अमेरिका का ही था। लेकिन बाद में एक समझौता हुआ और समझौते के तहत जो है इसको 31 दिसंबर 1999 को जो है पनामा कैनाल को जो है अब हैंड ओवर कर दिया है किसको, पनामा कंट्री को। अब उसके बाद जो है पनामा कंट्री का इस पे कंट्रोल हो गया। ठीक, आगे चलकर और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अब पनामा कैनाल को जो हमने पनामा कंट्री को दिया था अब उससे अपने हाथ में इसको ले लेंगे। क्योंकि जो भी अगर जहाज वहां से गुजरती है उस गुजरते हुए जहाज को वहां से जो है टैरिफ देना पड़ता है, या ये कहें कि उससे कुछ उसका जो है पैसा देना पड़ता था गुजरने के लिए। ठीक, आगे देखेंगे इसके साथ ही साथ इनका एक दूसरा और भी महत्वाकांक्षी एक तरह से मिशन एक तरह का है कि यह है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम ये चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका करने वाले हैं। कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको इसलिए कि इसका नाम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि जो मैक्सिको की खाड़ी है, इस मैक्सिको की खाड़ी में जो यहाँ पर मैक्सिको खाड़ी है, उस मैक्सिको खाड़ी से होकर के ज्यादातर व्यापार जो है अमेरिका करता है, इसलिए इसका नाम जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको ना होकर के गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। यही वाला क्षेत्र जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पर मैक्सिको ये है और मैक्सिको की खाड़ी होगी, इसको मैक्सिको खाड़ी कहते हैं। अब इसका नाम रखना चाहते हैं कि गल्फ ऑफ अमेरिका। तो इसका अब आज से या एक तरफ से जो है कहें कि जब अमेरिका इसने साइन कर दिया तो इसको आधिकारिक रूप से गल्फ ऑफ अमेरिका ही कहा जाएगा। ठीक, आगे और देखेंगे इसमें क्या कहे हैं कि ये सब डिसीजन लेने के साथ ही साथ अमेरिका ने या ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। जैसे इन्होंने ये कहा कि ईवी मैंडेट, अर्थात जो ईवी
एक तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थे उनको कंपलसरी कर दिया गया था, या ये कहें कि उसको अगर कोई अमेरिका का नागरिक खरीदता था तो उसको उस पर सब्सिडी दिया जाता था, क्योंकि जो पिछला जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार में उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया था और उसको सब्सिडी देने की बात करते थे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, यह जो है 2015 में पहले पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गया। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट से अलग होने का मतलब यह है कि यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं मानते हैं और यह कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। हालांकि वर्तमान में जो अमेरिका खुद एक तरह से देखा जाए तो वहां पर जो कई दिनों से वन है वो जल रहे हैं, और जलने के बावजूद भी उनको ये चीज नहीं समझ में आती है, और ये कहते हैं कि जो है वायु प्रदूषण या ग्रीन गैस से ऐसा कोई भी वो कंसेप्ट है नहीं, ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो है उससे बाहर निकल कर आएंगे और जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये मैंडेटरी नहीं करना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल वाले हैं, जो पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल हैं, उनको ये प्रमोट खुद करते हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो अन्य देशों से जो वस्तुएं आती हैं उन पर टैरिफ बढ़ाने के लिए जो इन्होंने और सारे डिसीजन लिए थे, उसमें था कि टैरिफ को बढ़ाना, उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनिवार्यता खत्म करना। यही जो अभी ऊपर बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैंडेट किया गया था उसको, और इसके साथ ही साथ जो वहां पर एलोन मस्क, जिसको लोग सब लोग वैसे वर्तमान में जानते हैं, तो एलोन मस्क के जो अनुसार एक काम हुआ था कि मंगल ग्रह पे जो है अब अमेरिका के लोग यात्रा करेंगे, और इस मंगल ग्रह पे यात्रा के लिए जो बात की गई थी उसके लिए भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के इसमें निर्णय लिया गया, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं उसको आप लोग सजेस्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। जो भी हमको कमेंट समझ में आएगा कि नहीं इस पे जो है वीडियो बनना चाहिए तो उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।